हाय फ्रेंड्स, आज हम केंद्रीय बजट 2023-24 के बारे में बात करेंगे। भारत के वित्त मंत्री ने इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें इसमें अंदर पढ़ने हैं। वो क्या क्या क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आपको पूछा जाता है सप्तऋषि मंत्र क्या था। फिर आपको एक पूछा जाता है कि मिस्टी जो पहल है ये किससे रिलेटेड है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बजट पेपरलेस बजट कितने बार पेश किया जा चुका है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृत धरोहर स्कीम में क्या क्या है। फिर ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में भी अब के सरकार ने बात की हुई है और मछुआरों के लिए कुछ योजनाएं चलाई हैं। कुछ एमएसएमई सेक्टर को रियायत दी गई है। तो इन सारी चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन बीमारी से रिलेटेड भी इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखेंगे 28 फरवरी 1950 को देश के दूसरे वित्त मंत्री जॉन मथाई ने गणतांत्रिक व्यवस्था में पहला बजट पेश किया था। अब इसके बारे में जानेंगे कि ये था क्या। तो ये था कि पहले 1947 से 50 तक जो पहले रहे थे षणमुखम चेट्टी जी रहे थे। फिर दूसरे हमारे थे जॉन मथाई। जो हमारा देश जब गणतंत्र हो गया यानी संविधान बन गया था तो वो हो जाते हैं जॉन मथाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाने लगा। तो बजट को सबसे पहले हम देखते हैं कि बजट जो है रेलवे बजट और केंद्रीय बजट दोनों बजट एक साथ पेश किए जाते थे, लेकिन हर साल 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया जाता है। यह व्यवस्था 1917 से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहली बार 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया। तभी से यह व्यवस्था जो है 1 फरवरी से चली आ रही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बन जाएगा पहला, 1 फरवरी से हमारा जो है बजट पेश किया जा रहा है। अब देखिए इसमें ये हमारा आंसर हो गया ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है केंद्रीय बजट 23-24 के संदर्भ में सप्तऋषि मंत्र का हिस्सा क्या है। तो हम पहले जानेंगे सप्तऋषि मंत्र होता क्या है। तो सप्तऋषि मंत्र में देखेंगे हम तो पहला हो जाता है समावेशी विकास। सप्तऋषि का पहला मंत्र है समावेशी विकास। दूसरा है वंचितों को वरीयता। तीसरा है बुनियादी ढांचा और निवेश। चौथा है क्षमता विस्तार। और पांचवा है हरित विकास। छठवां है युवा शक्ति और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। अब देखिए इसमें कौन कौन सा दिया हुआ आंसर में। तो आंसर में हमारा पहला है समावेशी विकास, ये भी है। फिर हमारा दूसरा बन जाता है अंतिम मील तक पहुंचना। तो अंतिम मील मतलब वंचितों को वरीयता ही अंतिम मील तक वाला, ये दूसरा वाला भी बन जाता है। तीसरा बन जाता है हमारा बुनियादी ढांचा, जो उसमें दिया हुआ है। स्वच्छ हरित विकास ये भी दिया हुआ है। युवा शक्ति ये भी दिया हुआ है। वित्तीय क्षेत्र ये भी। तो यानी ये सातों हमारे, अब इसमें ऑप्शन में देखते हैं वो कौन सा सही है। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए सी ऑप्शन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आइए हम समझते हैं। तो पहले हो जाते हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये प्रधानमंत्री भी थे और इन्होंने अपने पास वित्त मंत्रालय भी रखा था। फिर दूसरे हो जाते हैं इंदिरा गांधी और फिर तीसरे हो जाते हैं हमारे राजीव गांधी। तो ये गांधी परिवार ने जो है ये तीनों जो प्राइम मिनिस्टर रहे, इन तीनों ने वित्त मंत्रालय अपने पास ही रखा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही, 3। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी। तो इसमें हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसमें निर्मला सीतारमण। क्यों? अब ये पूर्णकालिक का मतलब क्या होता है। पूर्णकालिक का मतलब होता है कि वित्त मंत्री जो है सरकार में 5 साल तक कंटिन्यू, जब तक सरकार रहती है तब तक मंत्री बनता है, उसी को हम पूर्णकालिक जो है सदस्य कहते हैं। तो ये पहली जो महिला थी वो निर्मला सीतारमण थी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी। ओके, तो देखिए ये दिया हुआ है निर्मला सीतारमण पूर्णकालिक वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया। अब हमारा छठवां क्वेश्चन बन जाता है बजट में क्या होता है। अब देखिए हमारा बजट क्या होता है। तो बजट में जो होता है, जो हमारा बजट तैयार किया जाता है, जो सरकारी जो हमारी आय होती है और जो हमारी योजनाएं होती हैं उन पर जो खर्च का विवरण होता है। दूसरा जो सरकार का आय का मतलब होता है कमाई, और खर्च व्यय मतलब होता है कितना हम खर्च कर रहे हैं योजनाओं पर। और तीसरा होता है कि हम जो है जब व्यय करते हैं तो हर मंत्रालय को, जैसे
सुरक्षा मंत्रालय को अलग हम बजट का 25% जो है उसको दिया गया है, डिफेंस को दिया गया है। इस तरह जो है जितने भी मंत्रालय हैं उनके लिए आवंटित किया जाता है। तो हम देखेंगे ये सारी चीज़ें हमारे बजट में शामिल होती हैं। तो देखिए यहाँ पे केंद्रीय बजट में किसी वित्तीय वर्ष में होने वाली आमदनी और खर्च से जुड़ा हुआ दस्तावेज, सरकार की आमदनी और योजनाओं पर होने वाला खर्च, वित्त मंत्रालय और उसके खर्च आदि आवंटित किए जाते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बजट कितने प्रकार के होते हैं, तो बजट 5 प्रकार के होते हैं। आम बजट, परफॉर्मेंस बजट, जीरो बजट, आउटकम बजट और जेंडर बजट। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो देखिए डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो भारत में पहला बजट जब पेश किया गया था तो 1861 में जेम्स विल्सन द्वारा जो है पहला बजट पेश किया गया था। फिर दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत का जो है बजट कब पेश किया गया था, तो 1947 में जब षणमुखम चेट्टी जी हमारे वित्त मंत्री थे, इन्होंने पहले स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया गया था। फिर तीसरा क्वेश्चन इसी से बनता है कि गणतंत्र भारत का बजट किसने, जब हमारा संविधान बन गया था उसको कहते हैं गणतंत्र भारत। तो संविधान बना था और वो लागू हुआ था 1950 में। तो 1950 में हमारे षणमुखम चेट्टी जी को बदलकर वे हमारे आ जाते हैं जॉन मथाई हमारे गणतंत्र भारत के पहले जो है वित्त मंत्री हो जाते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कितने भारत में सबसे लंबा बजट पेश किया, मतलब भारत में सबसे लंबा बजट किसने पेश किया? तो सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया? तो सबसे लंबा बजट भाषण दिया निर्मला सीतारमण जी ने। तो सबसे पहले तो 2019 में इन्होंने 2 घंटे 8 मिनट का दिया था, लेकिन 2023 में इन्होंने 2 घंटे 42 मिनट का भाषण दिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि निर्मला सीतारमण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बजट 23-24 में कितनी प्राथमिकताओं को अपनाया गया? तो हमने आपको बताया कि जो हमारी प्राथमिकताएं थी, सप्तऋषि का जो बजट में सबसे पहले पेश किया गया था। तो सप्तऋषि में हमने बताया था कि 7 ऋषियों के बारे में, 7 ऋषियों के अलग अलग उद्देश्य दिए गए थे। तो हमारे इसमें हो जाएंगे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो हम देखते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो इसमें देखिए अगर ऋषियों को आप देखेंगे तो ऋषि हमारे ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, महर्षि, परम ऋषि, कांडाल ऋषि, श्रुत ऋषि और राजश्री। ये 7 ऋषियों के नामों पर ये क्या क्या काम है इनके, ये सब इसमें हमारे बजट में शो किए हुए हैं, जो सरकार का उद्देश्य है आम नागरिक तक डेवलपमेंट को पहुंचाने का। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, रेलवे ने केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार प्रमुख ट्रेनों को कितने कोचों के नवीनीकरण की योजना बनाई? तो हम देखेंगे कि जो हमारे यात्री हैं उनको सुविधा देने के लिए जो कुछ ट्रेनें हैं स्पेशल, जैसे राजधानी एक्सप्रेस है आपकी, दूसरी शताब्दी एक्सप्रेस है, दुरंतो एक्सप्रेस है, हमसफर एक्सप्रेस है, तेजस एक्सप्रेस है। इन प्रमुख ट्रेनों में 1000 से अधिक कोचों को नवीनीकरण किया जाएगा और उनमें कुछ नए कोच जोड़े जाएंगे। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 1000 से अधिक। हाँ, तो ये हमारा सही है, बी ऑप्शन, 1000 से अधिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाल ही में मिस्टी, आप देख रहे हैं ये मिस्टी क्या है? तो देखिए ये है मिस्टी पहल की खबरों में क्यों रही है। तो मिस्टी जो है, निर्मला सीतारमण जी ने मिस्टी जो है मैंग्रोव वनारोपण को जो है कोस्टल एरिया में विकसित करने के लिए इस योजना को चलाया गया है। कि मिस्टी जो है, मिस्टी के माध्यम से जैसे हम देखते हैं कि हर साल जो हमारे उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो इनमें जो सबसे ज्यादा जो हमारा बंदरगाह हैं वो प्रभावित होते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे मैंग्रोव वन लगाए जाएंगे जो हमारे टाइड और जो हमारे ये ज्वार भाटा आते हैं उससे जो है हमारे मिट्टी के कटाव को ये रोकते हैं। तो इसमें आ जाएगी, इस योजना का उद्देश्य जो है समुद्री तट के किनारे मैंग्रोव वनारोपण करना, देश के तटीय इलाकों में मैंग्रोव के पौधे रोपे जाएंगे। और यह जो है मैंग्रोव वन कहाँ पे पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अंडमान निकोबार, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि में फैले हुए हैं। मिस्टी योजना का उद्देश्य है मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। हाँ, तो ये हमारा नया क्वेश्चन है कि संविधान में बजट शब्द किस जगह प्रयोग हुआ है? तो हमारे संविधान में इसका प्रयोग कहीं पे भी नहीं हुआ है। तो आइए जानते हैं, भारतीय संविधान में किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। और
न ही इस शब्द का उल्लेख है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द की जगह वार्षिक आय व्यय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हम देखेंगे पहला ऑप्शन हो जाएगा एनुअल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा हो जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। इन दोनों शब्दों का प्रयोग अनुच्छेद 112 में प्रयोग किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलो देखते हैं, सी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी। तो हम देखते हैं लगातार 5वीं बार जो वित्त मंत्री बनी हुई है पूर्णकालिक, वो है निर्मला सीतारमण, जिन्होंने 2020 में सबसे लंबी स्पीच दी और उन्होंने 2023 में इन्होंने 2023 में इन्होंने 2 घंटे 42 मिनट का जो है स्पीच दिया। तो इनका सबसे लंबा भाषण हो जाएगा 2023 वाला। तो इसमें आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। देखिए आंसर ए। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है। तो हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री हो जाएंगी इंदिरा गांधी, जो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए भी वित्त मंत्रालय इन्हीं के पास था। तो ये हो जाएंगी आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। जैसे आउट ऑफ पॉकेट व्यय सरकार के हिस्से के व्यय से ज्यादा है, हाँ ये सही है। पिछले 8 वर्षों में जेब से होने वाले खर्च में उत्तरोत्तर कमी आई है, ये भी सही है। 2022-23 में बजट अनुमान स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र और राज्य सरकारों के बजटीय खर्च जीडीपी के 2.1% पर पहुंचा, ये हमारे बजट में शो किया हुआ है, ये भी सही है। तो हमारे ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा डी। तो हम देखेंगे आंसर हो गया डी। अब हमारा नेक्स्ट है, अब इसमें पूछा गया है गोवर्धन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो गोवर्धन योजना क्या है, आइए जान लेते हैं। सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन गैल्वनाइज ऑर्गेनाइजेशन बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ संयंत्रों की स्थापना की गई है। तो हम देखेंगे गोवर्धन योजना में पहले 500 वेस्ट टू वेल्थ संयंत्रों की स्थापना, ये वाला सही हो जाएगा। दूसरा है यह योजना सर्कुलर इकोनॉमी, ये भी सही हो जाएगा। प्राकृतिक एवं वायु गैस विवरण करने के सभी संगठनों के लिए नियत समय में 10% कंप्रेस्ड बायोगैस अदिश पेश करना है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा 10% नहीं है, तो ये हमारा तीसरा गलत हो जाएगा। तो हमारा पहला और दूसरा ये सही हो जाएगा, तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में संसद में कब पेश किया गया था। तो केंद्रीय 1 फरवरी 2023 को जो हमारा केंद्रीय बजट निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे नया क्वेश्चन है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। आइए जानते हैं पेपरलेस बजट क्या है। तो पेपरलेस बजट 2023 वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में पेश किया, जो आम बजट 23-24 के लिए था। और इसके बाद पेश किए गए बजट में मोदी सरकार का पिछले साल की बजट की तरह इस बार भी पेपरलेस बजट रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में तीसरी बार बजट भाषण पढ़ा। आपने देखा होगा जब बजट को हम उस पर देखते हैं इंटरनेट पर, तो निर्मला सीतारमण जी जो है टैबलेट के माध्यम से बजट को पढ़ा, यानी कि अब हमें कोई किताब कॉपी की जरूरत नहीं। तो ये कौन सी बार पेपरलेस बजट पढ़ा गया, तीसरी बार। इससे पहले जो है जो बजट था वो हमारा कॉपी किताब जो है एक थैले के माध्यम से उसमें भर के लाते थे, जिसको हमारा चमड़े का थैला जिसमें बजट हमारा आता था। लेकिन अब जो है टैबलेट के माध्यम से, जिसमें कोई पेपर की जरूरत नहीं होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट 2023 प्रस्तावित किया गया। तो आइए जानते हैं कि केंद्रीय बजट 2023 में क्या क्या चीजें थी। सबसे पहले था पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का लाभ केवल किन किन लोगों को दिया जा रहा है। सुनार, बढ़ई, मूर्तिकार, लोहार, कुम्हार जैसे पारंपरिक शिल्पकार और कारीगरों को प्रदान की गई है। कौन सी, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। इसके बाद दूसरी आ जाती है कृषि त्वरित निधि योजना। फिर इसके बाद आ जाती है पीएम प्रणाम योजना। तो पीएम प्रणाम योजना में क्या दिया हुआ है,
भूमि सुधार, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए चलाए जाने वाला एक कार्यक्रम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना और रसायन से संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है, ताकि हरित विकास को बढ़ावा मिल सके, पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। यानी कि अब हम क्या करेंगे, जो हमारे रासायनिक उर्वरक हैं उनकी मात्रा को कम किया गया है सरकार के द्वारा, और जो हमारा बायो, जो हमारे पशुओं के द्वारा, जो गोबर के द्वारा जो हमारी रासायनिक खाद बनता है, बायो खाद बनता है, उसको बढ़ावा दे रही है सरकार। तो इसमें हो जाएंगी ये इन योजनाओं को। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा जो है सी, यानी कि 1 और 3, यानी कि ये वाला कृषि त्वरित निधि योजना के बारे में 2023 वाले बजट में कुछ भी नहीं बोला गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बजट शब्द की जो उत्पत्ति है वो फ्रांसीसी भाषा बुजुट से उत्पन्न हुई है, जिसका मतलब होता है आय व्यय का लेखा। तो इसमें हो जाएगा कौन सी भाषा हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा बी। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, केंद्रीय बजट 2023-24 में नई कर व्यवस्था में कितने लाख रुपए तक की आय में छूट दी गई? तो हमें जो 2023-24 में जो नया स्लैब आया है, जो 5 तरह से टैक्स लगाया गया है, उसमें 7 लाख तक, जिसकी भी इनकम 7 लाख तक होगी उसको कोई भी कर नहीं देना है। तो हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी, कि 7 लाख तक कुछ भी आपको कर नहीं देना है। तो आंसर सी। अब हमारा नया क्वेश्चन बनता है, जैसा कि बजट 2023-24 में उल्लेख किया गया है कि सिकल सेल एनीमिया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अब देखिए सिकल सेल एनीमिया होता क्या है। सिकल सेल एनीमिया बच्चों में जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है। इस बीमारी में बच्चे में खून में मौजूद रेड ब्लड सेल जो है कैसी हो जाती है, हाशिए के आकार की हो जाती है। इसके बाद इसको जो है हमारे सबसे ज़्यादा जो सिकल एनीमिया है हमारे 6 राज्यों में, आप देखेंगे ये 6 राज्यों में सबसे ज़्यादा मिलता है, और इन 6 राज्यों के 200 से ज़्यादा जिलों में ये हमें पाया जाता है। तो सिकल एनीमिया के बारे में हमने जाना। अब हमारी सरकार जो है सबसे पहले इस मिशन की शुरुआत कर रही है छत्तीसगढ़ से, ठीक है, जिसमें हर घर में 86 में से एक बच्चा जो है सिकल एनीमिया से पीड़ित है। और इसका सबसे मेन उद्देश्य है कि इसको हम 2047 तक पूरी तरह भारत से रिड्यूस कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे इस बीमारी को। तो इस हमारे बजट में इसके बारे में कहा गया है कि यह रक्त का एक आनुवांशिक विकार है जिसमें सिकल आकार के हीमोग्लोबिन होता है। ये हमारा सही हो जाएगा। फिर है, भारत 1947 तक सिकल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, ये भी सही है। तो हमारे दोनों इसमें जो है 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। तो सिकल एनीमिया देखिए हमारा नॉर्मल ऐसी ब्लड सेल होती हैं, और सिकल वाले की हांसी आकार की हो जाती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, सरकार का किस वर्ष तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना है? यानी सरकार ने 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कब तक करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें हमने जो है 2030 तक, देखिए हमने यहाँ पे आपको दिखाया भी है, इसमें यूनियन कैबिनेट अप्रूव द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो ये आपको दिया है 3 MMT, और इसका ग्रोथ दिया है 2030 तक। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वर्ष 2030 तक भारत में लगभग 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने के साथ साथ प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने का विकास रखा गया है। तो हमारा ऑप्शन इसमें जो है सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023 में घोषित नई MSME योजना क्या है? तो इसमें है MSME के लिए संशोधित ऋण गारंटी योजना। तो ये है क्या संशोधित ऋण गारंटी योजना? यानी 2022 में MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को नया प्रारूप दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2023 से 9,000 करोड़ रुपए की राशि के निवेश के माध्यम से प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए के कोलेटरल मुक्त गारंटीकृत ऋण की अनुमानित राशि उनको दी जाएगी, और फिर उनके क्रेडिट की लागत का लगभग 1% कम हो जाएगी। इसके बाद 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो है उनको गारंटी ऋण प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंतरिक बजट को क्या कहा जाता है? तो आंतरिक बजट को जो है वोट ऑन अकाउंट बजट कहा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। तो देखिए इसमें आंतरिक बजट को क्या कहा है, यदि सरकार अपने राजस्व और खर्च का यह लेखा जोखा कुछ माह के लिए पेश करे तो उसे आंतरिक बजट अथवा वोट ऑन अकाउंट बजट कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बाजरा के लिए वैश्विक हब क्या होगा। तो बाजरा के लिए वैश्विक हब क्या होगा, आपको पता है 2023 को मिलेट ईयर, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया गया है। इसमें हमारी भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि भारतीय खाद्यान्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को अपनी प्रौद्योगिकी और बाजरे की खेती के सर्वोत्तम प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता का केंद्र के रूप में समर्थन दिया गया है। इसी वजह से इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट 2023 यूपी ने मिलेट को दुनिया में पहचान दिलवाने के लिए एमएसएमई ने बाजरा और सांवा को एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया है और बाजरा को ताज नगरी आगरा और कानपुर मंडल के लिए चुना गया है। इसके बाद सांवा को सोनभद्र और मिर्जापुर और बुंदेलखंड के लिए चुना गया है। तो यूपी पीसीएस के लिए ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है बाजरा हब के नाम से किसे जाना जाता है। तो बाजरा हब के नाम से ताज नगरी को जाना जाता है। इस ताज नगरी में क्या क्या आ जाते हैं, आपका आगरा आ जाएगा और कानपुर मंडल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे इसमें आंसर हो जाएगा कि इसके लिए जो रिसर्च सेंटर पहली बार स्थापित किया गया है वो स्थापित किया गया है हैदराबाद में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। अब नया क्वेश्चन है, नई योजना क्या है जो मछुआरों और मछली विक्रेताओं पर केंद्रित है। तो हम बजट 2023-24 में वित्त मंत्री पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत नई स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत 6,000 करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका नाम हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की नई उप योजना। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 2022-23 के तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही। तो हमारी देखिए पहली जो ग्रोथ रेट रही वो 13 पॉइंट समथिंग रही, दूसरी जो ग्रोथ रेट रही वो हमारी 7 पॉइंट समथिंग रही, और जो तीसरी ग्रोथ रेट ये पूछ रहा है थर्ड ग्रोथ रेट कितनी रही। तो थर्ड ग्रोथ रेट रही है हमारी 4.4%, यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एमएसएमई को ब्याज पर कितने परसेंट की छूट दी गई। तो एमएसएमई को ब्याज पर 4% की छूट दी गई है। कितने परसेंट की छूट दी गई है, तो हमारे इसमें नहीं सॉरी, एमएसएमई को ब्याज पर कितने परसेंट की छूट दी गई। तो एमएसएमई को 1% जो है ब्याज पर छूट दी गई है। ओके, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, अब देखिए एमएसएमई होता क्या है, जैसे इसमें 3 तरह के जो हमारे उद्योगों को बांटा गया है, जैसे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि माइक्रो के लिए आपको पहले जो था 10 लाख रुपए जो तक जो उद्योग होता था उसको माइक्रो उद्योग कहा जाता था, लेकिन अब सरकार ने इसे 25 लाख कर दिया गया है। पहले 10 लाख से लेके 2 करोड़ तक के उद्योग को जो है स्मॉल उद्योग कहा जाता था, अब इसको 25 लाख से 5 करोड़ तक कर दिया गया है। पहले 2 करोड़ से 5 करोड़ तक को एमएसएमई कहा जाता था, लेकिन अब इसको 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे नए आपको पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अधिकतम कर जो अभी तक 42% था उसको कितने परसेंट तक कर दिया गया है। सबसे अधिक जो कर है 42% था, लेकिन अब उसको जो है कर दिया गया है 39%। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमृत धरोहर स्कीम क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पीसीएस के रिलेटेड या एसएससी अभी जो सीजीएल चल रहा है कि अमृत धरोहर स्कीम क्या है। तो अमृत धरोहर स्कीम में देखिए, इसमें यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि बजट में पेश किया गया था कि दलदली जमीन, इको टूरिज्म, स्थानीय समुदाय को रोजगार देने के फोकस जो है इस पे किया गया है। तो इसमें आ जाएगा दलदली क्षेत्र में हमारा रामसर स्थल आ जाते हैं, फिर जैव विविधता संरक्षण भी आ जाता है क्योंकि हम दलदली क्षेत्र को, रामसर स्थलों को संरक्षण कर रहे हैं, और इसमें ही पर्यावरण को बढ़ावा देना, तो इसमें सभी आ जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, आंसर हो जाएगा डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बच्चों और युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी जिसमें कितनी भाषाओं में किताबें लाइब्रेरी में उपलब्ध होंगी। तो इसमें हम देखेंगे पहला ऑप्शन दिया हुआ है हिंदी में, दूसरा अंग्रेजी में, उपरोक्त दोनों में, और फिर डी है भारत में मौजूद सभी भाषाओं में।
तो जो हमारी लाइब्रेरी केंद्र सरकार बना रही है उसमें सभी भाषाओं, देश में जितनी बार 22 भाषाएं हैं उन 22 भाषाओं में जो है आपको किताबें ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए कितने नए एयरपोर्ट खोले जाएंगे। जैसे हमारे आंतरिक घरेलू जो हमारे एयरपोर्ट हैं उनमें 200 नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं जिससे जो है कनेक्टिविटी सुगम हो सके। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो अब आज हमने देखिए 36 क्वेश्चन लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन पूरी जितनी बार यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है किसी में इस तरह के जो है क्वेश्चन नहीं है। इसमें जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे और जो अभी फिलहाल एग्जाम जो आ रहे हैं उनसे देखते हुए हमने सब क्वेश्चन को इसमें डाल दिया है। तो ये सभी के लिए बेनिफिट रहेगा। तो जितने बार भी हमारे पर स्टूडेंट हैं वो सब इसको देखें और अपना जो है इस लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।